हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का देख लेते हैं मोटिवेशन कोट क्या है जो हमें एनर्जेटिक बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। चलिए देख लेते हैं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते ही हैं। क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया लाइन का है कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है उसको करने में तो हम 100% सफल हो ही जाते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम क्या होते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप असफल हो रहे बार बार तो यानी कि आपने ऐसा कोई स्टेप चुना हुआ है जिसमें क्या हो रहा है कि वो ऐसा वर्क है जिसमें असफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा थोड़े ना कि आप सफल कभी होंगे ही नहीं, बिल्कुल होंगे। अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड है, वर्क कर रहे हैं, मेहनत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो 100% आपको सफलता कभी ना कभी उसमें मिलेगी ही मिलेगी। तो बस आप कठिन परिश्रम करते रहिए, लगे रहिए, डेडिकेट रहिए, आज नहीं तो कल। चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, अप्रैल 2022 में किसे 29 यानी 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए हैं, मनोज पांडे। क्या नाम है इनका, मनोज पांडे। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं अगले थल सेना प्रमुख होंगे और ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले क्या हैं, इंजीनियर अधिकारी हैं। इंजीनियर अधिकारी, जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आपको दिख ही रहा होगा कि ये देखिए इस पद पर पहुंचने वाले यह पहले इंजीनियर अफसर हैं और ये किसकी जगह ले रहे हैं, मनोज मुकुंद नरवड़े के स्थान पर ये नियुक्त होंगे। और ये जो मनोज मुकुंद नरवड़े हैं इनका पद कब खाली होगा, इस मंथ के लास्ट में, यानी 30 इस मंथ के लास्ट में होगा। ठीक है। और यह फर्स्ट ऑफ मे से मनोज पांडे जी क्या करेंगे, उनका पदभार संभाल लेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य ने हाल ही में संवेदनशील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। किस राज्य ने हाल ही में संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए क्या स्टार्ट किया है, MTS माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को विकसित किया है। तो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया, महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो क्यों स्टार्ट किया गया है, तो एक क्या कहते हैं योजना स्टार्ट की गई थी, ICDS। ये क्या है, इंटीग्रेटेड C से चाइल्ड, D से डेवलपमेंट, S से सर्विसेज। तो इस सर्विसेज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो प्रवासी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक क्या किया गया है, MTS एप्लीकेशन विकसित किया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो MTS जो है एक वेबसाइट आधारित एप्लीकेशन है जो क्या करेगी, एक विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से जो मौसमी प्रवासी श्रमिक होंगे उनकी आवाजाही को ये ट्रैक करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने ये बोला है कि ICDS कि इसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, तो ये क्या है ICDS, जैसा कि मैंने बताया इसको हिंदी में कहेंगे समेकित बाल विकास योजना, जैसा कि मैंने इंग्लिश में भी बताया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो हिंदी में क्या कहेंगे, समेकित बाल विकास योजना। तो ये जो है ICDS ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित एक क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसा है, केंद्र प्रायोजित योजना। क्लियर। और इसे कब स्टार्ट किया गया था, 1975 में, 1975 में महिला और बाल विकास के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है ICDS का, तो इसमें यह है कि 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए क्या करना, उनकी नींव रखना। ठीक है। और स्कूल छोड़ने की जो घटनाएँ हैं उनको कम करना, मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण को कम करना। तो ये सारे इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं। जो माताएं हैं उनके उचित पोषण, उनके स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य पोषण संबंधी आवश्यकता की देखभाल करना। तो ये सारी इसके अंतर्गत क्या हैं, चीज़ें दी गई हैं। चलते हैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया कि MTS जो है उनकी जो आवाजाही है प्रवासी कामगारों की, तो उनको ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है, इसीलिए रखा गया नाम इसका माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। क्लियर हो गया होगा। अगर महाराष्ट्र यहाँ है तो महाराष्ट्र से संबंधित अभी मैंने एक दो दिन पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि
स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है लातूर में किया जा रहा है। लातूर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और किससे संबंधित है स्टैचू ऑफ नॉलेज? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से संबंधित है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और महाराष्ट्र में 2 दर्रे पड़ते हैं, एक थाल घाट और एक भोर घाट की बात करें तो मुंबई टू पुणे, और थाल घाट की बात करें तो मुंबई टू नासिक। थाल घाट नासिक, भोर घाट पुणे, मुंबई, दोनों मुंबई। तो इसमें था ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न है तो। और पुणे क्या कहते हैं? भोर घाट पुणे मुंबई टू पुणे भोर घाट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो। और माझी वसुंधरा अभियान की बात करें तो ये भी आपका कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और एक एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी, उसका क्या नाम था, जिसमें आपकी महाराष्ट्र पुलिस थी, मतलब महाराष्ट्र की पुणे पुलिस थी, और क्या कहते हैं भारतीय सेना, तो इन दोनों के बीच जो एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी उसका क्या नाम था? कवच, सुरक्षा कवच करके थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला है भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसका नाम क्या रखा गया? जो पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है इसका नाम रखा गया है रेडियो अक्ष। क्या रखा गया है? रेडियो अक्ष। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो ये नागपुर की जो सबसे पुरानी नागपुर की एक संस्था है जो 96 साल पुरानी है, 96 साल पुरानी है ये। उसका नाम है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर। क्या नाम है उसका? द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर। और क्या है? और सक्षम है। तो इसके पीछे जो है, मतलब कि रेडियो चैनल के पीछे ये संगठन है, तो इसी के द्वारा ये किया गया है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। मनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? दृष्टिबाधित के लिए ही लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है अभी, निमहंस एंड नीति आयोग इनके साथ मिल करके कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है, क्या लॉन्च किया है? एक के, यहाँ लिख दे रही हूँ, एक मिनट, के भी, मतलब इसका क्या हुआ? के ए से कर्नाटका हो गया, बी से आपका क्या हो जाएगा? ब्रेन, एच से हेल्थ, आई से इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसी को ये लॉन्च किया है इन तीनों ने मिलकर, कर्नाटका राज्य सरकार, निमहंस और नीति आयोग ने मिलकर के इसको किया है। इनके सहयोग से कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है किसको? रॉबिन उथप्पा को बना दिया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि जो तीन पायलट अस्पताल जो होंगे उनमें डॉक्टरों को ट्रेन किया जाएगा और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू करने की तैयारी इसमें स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो कर्नाटक के अगर सीएम की बात करें तो वो कौन है? विश्वराज एस बोम्मई। एंड राज्यपाल यहाँ के थावर चंद गहलोत। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है, क्या नाम है उसकी? बेंगलुरु। तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर स्थल मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र हर साल क्या करता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत या धरोहर स्थल, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं, मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो मानव धरोहर है उसको संरक्षित किया जा सके, और इसके लिए जो काम कर रहे संगठन हैं उनके प्रयासों को पहचानने के लिए ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो हमारी प्राचीन इमारतें होती हैं, जो स्मारक होते हैं, वो क्या होती है? दुनिया के लिए एक संपत्ति का काम करती है, और ये क्या करती है? राष्ट्र की समृद्ध विरासत को बनाए रखने में मदद करती है। तो इसी के लिए, इसी विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत या विश्व धरोहर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जो इस बार की थीम रखी गई है वो हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। वो है हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, नॉट कल्चर, क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट मतलब अगर हिंदी में कहें तो इसको विरासत और जलवायु कहते हैं, इस वर्ष की थीम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस आयोजन की जो आयोजन किया जाता है किसके द्वारा? तो पेरिस में स्थित है क्या? इकोमॉस उसी के द्वारा। आई से क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसको। इंटरनेशनल, सी से काउंसिल,
ओ से ऑन, एम से मॉन्यूमेंट्स एंड एस से साइट्स। तो इसके द्वारा ये क्या किया जाता है, जो पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, जो आयोजन के पीछे इसी के द्वारा मतलब स्टार्ट किया जाता है। तो देख लेते हैं कि ये जो स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 18 अप्रैल कब से स्टार्ट किया गया था, 18 अप्रैल 1982 को क्या हुआ था कि इकोमॉस के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, जिससे क्या किया जाता है 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा इसको अनुमोदन इसको प्रदान हो जाता है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना कि इकोमॉस के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और अनुमोदन प्रस्तावित किया गया, और जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसमें जो ये विरासत दिवस मनाते हैं, दुनिया भर के विभिन्न स्थल की जो सुरक्षा है उसके महत्व पर जोर देना है, जिन्हें विश्व विरासत स्थल का क्या है, दर्जा प्राप्त है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। तो बस इसको आप क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और एक आपकी लाइक से, एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाकी मैं उससे क्या होंगी, और भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी ताकि आपके लिए और भी लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाए। तो बस आप लाइक करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा तराई हाथी रिजर्व के गठन को सिद्धांत तथा क्या किया गया है, एक मंजूरी दे दी गई है। क्या क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है, सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई। तो कहाँ पर, यूपी में। ये उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा, उसका खुद का अपना हाथी रिजर्व होने वाला है। तो केंद्रीय वन मंत्रालय ने यूपी में हाथी रिजर्व बनाने की क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका होगा और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये समेत पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला करके, कौन कौन से, यूपी का तराई इलाका, यहाँ लिख दे रही हूँ, तराई इलाका यूपी का, और दुधवा टाइगर रिजर्व ये, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इन सभी को मिला करके, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इन सभी को मिला करके यूपी का ये पहला, उत्तर प्रदेश का ये पहला क्या होगा, तराई हाथी रिजर्व, जिसको TER कहेंगे, तराई एलिफेंट रिजर्व, ये होगा और ये यूपी में बनेगा। आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें तराई एलिफेंट रिजर्व के, तो इसमें क्या है, मैंने बताया कि दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। जब ये तराई एलिफेंट रिजर्व अस्तित्व में आ जाएगा, तो इसके साथ ही जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश का ऐसा एक अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा जो 4 स्पेशली जंगली प्रजातियाँ, जैसे कि टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, और एशियाई हाथी और बारहसिंगा, तो इनकी रक्षा और संरक्षण करेगा। अगर बात करें कि हाथी परियोजना की, जैसे हाथी नाम आया तो हम लोग एक एक परियोजना की बात करेंगे, जैसा कि आज का थंबनेल है, मैंने वहाँ लिखा भी है कि इससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मेरे अनुसार होगा वो मैं सारे यहाँ पे डिस्कस कर दूँगी। क्या कह रहा है, हाथी परियोजना की बात करें तो हाथी परियोजना जो स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो झारखंड के सिंहभूम जिले में से की गई थी। इसके बाद जो देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाता है वो कहाँ पर, केरल के कोत्तूर में किया जाता है। कहाँ पर, केरल के कोत्तूर में किया जाता है। और 1992 में ये हाथी परियोजना स्टार्ट होती है। हाथी परियोजना कब होती है, 1992 में, झारखंड के, कहाँ से, झारखंड के सिंहभूम जिले से होती है। और पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोत्तूर जिले में स्टार्ट होता है। तो आपको ये सन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, और हाथियों की अब एक और क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, MIKE, ये किससे संबंधित है, MAKIE। तो ये कब स्टार्ट किया जाता है, 2003 में इसे स्टार्ट किया जाता है। तो ये भी हाथियों के लिए ही आई थी। तो इसका क्या नाम है, इसका फुल फॉर्म है, M से मॉनिटरिंग, I से इलीगल, K से किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम। तो इसके लिए क्या किया गया, 2003 में ये लाया गया था, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यानी वन्यजीव और वनस्पति के जो लुप्तप्राय प्रजाति हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के द्वारा, किसके द्वारा, वन्यजीव और वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के द्वारा 2003 में माइक कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य यही था कि जो अफ्रीकी हैं और एशियाई हाथी हैं उनकी अवैध हत्या के स्तरों पर क्या किया जाए, नज़र रखा जाए। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी हम लोग परियोजना की बात कर लेते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल दे रही हूँ, फटाफट हो जाएगा ताकि टाइम ना लगे।
जैसा कि गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था? 2006 में आया था। हिम तेंदुआ परियोजना कब आई थी? 2009 में आई थी। कस्तूरी मृग परियोजना कब आई थी? 1970 में आई थी। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था? ये भी आपका 1970 में आया था। गिर सिंह परियोजना कब आई थी? 1972 में आई थी। बाघ परियोजना की बात करें तो 1973 में आई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना की बात करें तो 1975 में आई थी। घड़ियाल परियोजना ये भी 75 है आपका। गैंडा परियोजना ये 1987 है। लाल पांडा परियोजना 1996 है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं 100% फंसेंगे, इसलिए आपको एक जगह नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि जैसे मैंने हाथी परियोजना 1992 कहा, माइक कहा 2003 कहा, ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है आपका 2006 है। हिम तेंदुआ 2009 है। कस्तूरी मृग परियोजना 2000 नहीं 1970 है। प्रोजेक्ट हंगुल 1972 है। गिरसिंग परियोजना 1972 है। बाघ परियोजना 1973 है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 है। गेंडा परियोजना 1987 है। लाल पांडा परियोजना 1996 है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, नाम से ही पता चल गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें किससे संबंधित है ये बुक। तो किसके द्वारा लिखी है? राजेश तलवार के द्वारा ये लिखी गई है। तो किसके बारे में है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो 14 अप्रैल को इनकी जयंती थी। किस नंबर की जयंती थी? 131 नंबर की थी। तो उसी के अवसर पर इन्होंने क्या किया? राजेश तलवार जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें क्या है? तो इसमें भीमराव अंबेडकर जी के बचपन की जो यादें हैं, जो तथ्य है, वो सारी इसमें क्या है? इसमें लिखी गई हैं। तो ये इसका क्या किया गया? अभी विमोचन किया गया। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो पोनी टेल बुक्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या करेगी बुक? बच्चों को अंबेडकर के चुनौतीपूर्ण बचपन, उनके बड़े होने के वर्ष के बारे में बताती है, जिससे जो बच्चे हैं आज के वो क्या उनसे सीखें, जिन्होंने भारत का क्या लिखा था? संविधान लिखा था। और वो भारत के क्या थे? पहले कानून मंत्री भी बने थे। तो ये भी और भी कुछ पुस्तक की डिस्कशन कर लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक में बताया था। तो जैसे कि प्रेम रावत, जो भारतीय लेखक प्रेम रावत है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। क्या नाम है उसका? हियर योरसेल्फ, मैंने डिस्कस किया था। और जो पूर्व CAG हैं विनोद राय, उन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च की थी। क्या नाम था उसका? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रयोजन के रूप में हाल ही में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक इस सूची में कितने देश शामिल हैं? चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट को। तो यूक्रेन ने क्या किया? अमेरिका से कहा कि आपने तो मेरी हेल्प की नहीं, नाटो ने तो कोई हेल्प नहीं की। पहले उन्होंने बोला था कि मैं हेल्प करूंगा, चलो तुम आगे बढ़ो, लेकिन ये लोग तो पीछे चले गए। तो अगर इतना नहीं कर सके तो एटलीस्ट क्या करो, इससे जो रशिया है उसको आतंकवाद के राज्य प्रयोजन की लिस्ट में डाल दिया जाए। तो ये है क्या? चलिए हम लोग एक करके इसको समझते हैं। तो इन्होंने क्या, यूक्रेन ने कहा कि रूस को क्या करो, आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित करने का यूक्रेन के द्वारा अनुरोध किया गया है। इसके कारण क्या होगा? जो रूस के खिलाफ अमेरिका के पास जो उपलब्ध सभी प्रतिबंध है उसमें से ये सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है? आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में इसका तात्पर्य क्या है? तो इसमें मतलब ये क्या है? अमेरिका इस सूची में शामिल देशों पर 4 तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। इस सूची में जो भी शामिल होंगे देश, उनमें 4 तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। कौन कौन से प्रतिबंध? जैसे कि अमेरिकी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध लग जाएगा, रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण लगा दिया जाएगा, और बहुत सारे अनेक प्रकार के वित्तीय और अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इसके तहत उन देशों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो निर्दिष्ट देशों के साथ क्या कर सकते हैं? व्यापार करने में संलग्न होंगे, उन पर भी इस पर क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब ये जो कहा जा रहा है कि इस सूची में अब तक कितने देशों को शामिल किया गया है, तो कितने? 4 देशों को शामिल किया गया है। वो 4 देश कौन से हैं? सीरिया है। सीरिया, इसको 29 दिसंबर 1979 को नामित किया गया था। ईरान को 1984 में शामिल किया गया था। उत्तर कोरिया को 2017 में नामित किया गया, 2017 में। और एक जो है उसको क्या है? इसको क्यूबा को 2021, तो 12 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में दोबारा नामित किया गया था। तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला इंटरनेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाने वाला है? ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। तो किसके लिए किया जाएगा? किसके लिए? कौशल विकास के लिए, नौकरी के अवसर के लिए। युवाओं को ट्रेंड किया जाए, उनको नौकरी दिया जाए, नौकरी का अवसर प्रदान किया जाए, इसके लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या हैं? तो वो शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। SDI परिसर में एक राष्ट्रीय कौशल शिक्षण अकादमी की स्थापना भी की जाएगी और इसके लिए जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो भी राउरकेला, कल नाम आया था राउरकेला का। राउरकेला तो मैंने डिस्कस किया था कि राउरकेला में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, जो बिरसा मुंडा के नाम से बनने जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है, ये कहाँ पर है? यहीं ओडिशा में ही है। किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं पर है, ओडिशा में है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा के चिल्का झील के मध्य में ये स्थित है। तो उम्मीद है ये सारे आपको फैक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ऐसे लिखाएगा EDAR। नाव पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो EDAR है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई से इलेक्ट्रॉनिक है तो पता ही है, और डी से क्या हो जाएगा? डिटेल्ड, ए से एक्सीडेंट और आर से क्या हो जाएगा? रिपोर्ट। DAR का मतलब डी से डिटेल्ड, ए से एक्सीडेंट, आर से रिपोर्ट। तो ये नाम का पोर्टल शुरू किया गया है किसके द्वारा? जब एक्सीडेंट से संबंधित है तो सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये क्यों स्टार्ट किया गया है? तो ये जो पोर्टल होगा ये क्या करेगा? जो सड़क दुर्घटना है उस पर तत्काल जानकारी देगा और दुर्घटना मुआवजे के दावे में तेजी लाने में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा, जिससे जो पीड़ित होंगे उनके परिवार को क्या मिल सकती है? हेल्प मिल सकती है। तो बस यही इसका मकसद है कि ये पोर्टल क्या करेगा? पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने में क्या करेगा? हेल्प करने वाला है। और इसके लिए क्या करने के लिए? इसके लिए जो दुर्घटना रिपोर्ट होगी उसको इस पोर्टल पर क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वेब पोर्टल को किससे जोड़ा जाएगा? IRAD से, वही एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। और ये जो IRAD है, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस है, इससे 90% से अधिक डेटा सेट के लिए एप्लीकेशन सीधे EDAR में डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप मत जाइए, बस इतना ध्यान रखिए ये किससे संबंधित? सड़क और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है और इसमें इसका क्या उद्देश्य है, बस इतना आप जानिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट। पॉइजन पिल जो कि चर्चा में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक कंपनी के विलय और अधिग्रहण से संबंधित है। कंपनी के विलय और अधिग्रहण से संबंधित ये है क्या? पॉइजन पिल। अब पॉइजन पिल ऐसा नहीं कि कोई दवा है जो जहर की है ना, बिल्कुल नहीं। विलय किससे है? कंपनी के विलय और अधिग्रहण से। मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद भी होगा, जिसने देखा होगा कि एलन मस्क ने क्या किया है, ट्विटर के उसमें क्या किया है? शेयर लिया है। ठीक है, शेयर लिया है। तो इसको ये लग रहा है, किसको क्या लग रहा है? तो ट्विटर को ये लग रहा है कहीं ये ऐसा ना हो पूरा क्या करे, ये अधिग्रहण कर ले हमारे ट्विटर कंपनी पर, क्या करे? पूरा अधिग्रहण ना कर ले। तो इसी के डर से उसने क्या किया है? ये पॉइजन पिल स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में जो सीमित अवधि के लिए जो शेयर धारक होंगे, इसको क्या कहा गया है कि ये क्या करेगा? सीमित अवधि के शेयर धारक अधिकार योजना को क्या दिया? पॉइजन पिल के रूप में जाना जाता है। किसको? सीमित अवधि के शेयर धारक अधिकार योजना को पॉइजन पिल के रूप में जाना जाता है। तो वही एलन मस्क के द्वारा कि टेक ओवर के प्रयास के जवाब में, एलन मस्क द्वारा टेक ओवर ना कर ले, इसी के जवाब में ट्विटर ने पॉइजन पिल को अपनाया है, जो क्या करेगा? जो शेयर धारक होंगे उनको ट्रेडिंग मूल्य पर छूट पर किसी कंपनी में नए जारी किए गए शेयर खरीदने की अनुमति देता है। और यह बदले में क्या करेगा? खरीद योजना को बहुत ही महंगा और जटिल बना देगा। तो इसीलिए इसने क्या किया? ट्विटर के द्वारा ये लाया गया। तो किससे संबंधित है पॉइजन पिल? तो ये इससे संबंधित किसके द्वारा लाया गया है? ट्विटर के द्वारा। और ट्विटर के CEO कौन है? पराग अग्रवाल हैं, इन्हीं के द्वारा। और ये जो अभी बोला है कि कुछ अतिरिक्त छूट के साथ शेयर अधिकतम कुछ अतिरिक्त छूट के साथ जो शेयर अधिकतम दिया जाएगा वो कितने? 15% तक।
तो ये पॉइजन पिल किससे संबंधित है? तो इसमें सीमित समय के लिए क्या करेगा, शेयरधारक योजना है जो कुछ अतिरिक्त छूट के साथ शेयर दे सकते हैं, वो भी अधिकतम कितना 15% तक। तो ये आपको उम्मीद है क्लियरली शॉर्ट में मैंने बता दिया, समझ में आ जाएगा। चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को मनाते हैं। एंड लखवाड़ 82 जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में थी, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। विश्व चगास रोग दिवस हर साल कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का 20 अप्रैल 2022 को शुभारंभ करेंगे? गुजरात। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ओडिशा। कहां पर समुद्र तट महोत्सव IC पूंडी 2022 का 13 से 16 अप्रैल 2022 को आयोजन किया गया? पुदुचेरी। भारत के किस राज्य में हाल ही में सकुरा जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है नई प्रजाति खोज की गई है? मणिपुर। और किस देश ने 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने किस देश के ऊपर एयर स्ट्राइक की? अफगानिस्तान। हुनर हाट के 40वें संस्करण का 16 से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई। किस योजना को हाल ही में नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? उड़ान योजना। साइक्लोपियन दीवार जो कि हाल ही में चर्चा में थी, किस राज्य में स्थित है? बिहार। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो बाकी कल फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं और इसको कल फिर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।